बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 लॉस पढ़ लिए थे। एक था बॉयज लॉ, दूसरा था आइडियल गैस लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ, और तीसरा था गेल लुसाक लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ। तो देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अभी आ जाते हैं इसमें इन क्वांटिटीज को देखते हैं कि P क्या है, V क्या है, N क्या है, R और T क्या है। तो इस इक्वेशन में याद रख ले P जो है वो प्रेशर है, P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, T जो है टेम्परेचर है। T टेम्परेचर है। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और R जो है एक कांस्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो है 8.314 जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के बराबर है। तो आर जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सारी कायनात में इसकी वैल्यू एक ही है, और इसकी ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आप लोगों ने जुबानी याद रखनी है। अब याद रख ले कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें 4 वेरिएबल्स है, 1, 2, 3, 4। तो अगर आपको 4 में से 3 वेरिएबल्स का पता हो, इन वेरिएबल्स को बाज़ औक़ात स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। तो अगर आपको 4 में से 3 मालूम हो तो चौथा वेरिएबल आप मालूम कर सकते हो। क्या मालूम कर सकते हो? चौथा वेरिएबल। फर्स्ट कर आपको P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, N दिया हुआ है, T मांग रहा है, तो आप मालूम कर सकते हो। आपको फर्स्ट कर V दिया है, N दिया है, T दिया गया है, आप P मालूम कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आऊंगा। याद रख ले कि जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये असल में 4 लॉज जो है थर्मोडायनेमिक्स के, उनको कंबाइन करके एक सिंगल पैकेज बनाया गया है, और उस पैकेज का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी देखिए इस आइडियल गैस इक्वेशन से आप बॉयज लॉ भी निकाल सकते हो, चार्ल्स लॉ भी निकाल सकते हो, ये लुसाक लॉ भी निकाल सकते हो, और एक आखिरी लॉ है एवोगाड्रोस लॉ, वो भी निकाल सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए अगर आप लोगों ने इस इक्वेशन से बॉयज लॉ निकालना हो तो किस तरह निकालें। तो मैं लिख लेता हूँ बॉयज लॉ। बॉयज लॉ, तो बॉयज लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरम्यान में इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। तो अभी देखिए आप लोग इस इक्वेशन में देख ले, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अभी देखिए चूंकि एन कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर उसे एक नया कांस्टेंट बने। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम लोग मिलाकर एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे कि एन आर टी जो है ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या P इज इक्वल टू
कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या P is inversely proportional to volume. P is inversely proportional to volume. तो देखिए हमारे पास बॉयज ला गए कि नहीं। इसी तरह अगर फर्स्ट करें एक और ला बता देता हूँ, चार्ल्स ला, वो किस तरह निकालेंगे। चार्ल्स ला हम लोगों ने पढ़ा था, कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, सही, प्रेशर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, तो उस केस में जो है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो अभी देखिए उसको हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी। तो उसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय T। सही। अभी N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट मिलकर उससे एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे एन आर डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय P, या अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो सॉरी यहाँ P नहीं है, T है, तो हम लोग कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सही। तो अभी ये बाकी दो जो लॉज है, एवोगाड्रोस लॉ है और दूसरा है गै-लुसाक लॉ, वो भी आप इसे निकाल सकते हैं। अब याद रख ले, ये जो लॉ है इसको हम लोग एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी। अभी नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एंड किस तरह निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इससे हमारे पास एन आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन ए और मल्टीप्लाई बाय टी, और मल्टीप्लाई बाय टी। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एन आर डिवाइडेड बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। अब याद रखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर्स भी एक कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को मिलाकर हम लोग एक उसके नया कांस्टेंट बनाएंगे, और उस नए कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया के। क्या नाम दे दिया, के। और इस कांस्टेंट का एक नाम है, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है के की, आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23 जॉल केल्विन इनवर्स, -23 जॉल इनटू केल्विन इनवर्स।
सही। तो अभी देखिए गैस लॉ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन की टी। तो ये एक दूसरा फॉर्म आ गया इसका गैस इक्वेशन का। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अभी चलते हैं कि एक और बात को देखते हैं कि किस इक्वेशन कंडीशन में रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो चलो मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। कहता है कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस। अब याद रख ले जितने लॉज हम लोगों ने पढ़ा है ये तो सिर्फ उसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है, रियल गैसेस के लिए नहीं है। लेकिन वो क्या कंडीशन है कि जिसमें रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशंस के मुताबिक अगर ये फर्ज करें गैस है कंटेनर में मौजूद है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरम्यान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि इनके दरम्यान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो या नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल ना हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, सॉरी, किसी भी गैस को अगर आप ले लें और उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में, एटम के दरम्यान में फासला बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि उस गैस की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। डेंसिटी को हम लोग किससे दर्ज करते हैं? रो से। ये क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अगर गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी, रियल गैस की बहुत कम होगी, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। क्योंकि याद रख ले वो आइडियल गैस की जो अजम्पशन है उसको पूरा कर रहा है। आइडियल गैस की अजम्पशन क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फासला बहुत ज्यादा है, उनके दरम्यान में इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है नेग्लिजिबल है। तो अभी याद रख ले कि अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो लो डेंसिटी है इसकी कंडीशन हम कब पूरी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब याद रख लिया यहाँ पे हम लोग एन को लिखेंगे कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एन को हम लोग इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, अगर मास ऑफ गैस को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो उसका मतलब है एन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एम को डिवाइड करो डिवाइडेड बाय मोलर मास से। मोलर मास को मैं किस हजार कर रहा हूँ? एम से। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू एन की जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल स्मॉल एम divided by capital M multiply by R multiply by T multiply by R multiply by T। अब याद रखिए इसको रीअरेंज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि P सॉरी P इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा R T डिवाइडेड बाय कैपिटल M और ये आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और याद रख ले मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है डेंसिटी है। तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू आर टी
डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। इसको डेंसिटी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगा, पी एम डिवाइडेड बाय आर टी, पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। अब याद रख लिया यहाँ पे एम भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय r और P डिवाइडेड बाय T, P डिवाइडेड बाय T। अब याद रख ले m भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो उनको मिलाकर मैंने एक कांस्टेंट का नाम दिया। तो कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी एम डिवाइडेड बाय टी। सॉरी, आर कांस्टेंट है, सिर्फ आर कांस्टेंट है तो आर को हटा लें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए जरूरी है कि डेंसिटी क्या हो, लो। और डेंसिटी लो कब होगी, तो देखिए हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि डेंसिटी लो हो। तो डेंसिटी लो होने के लिए जरूरी है कि प्रेशर कम हो, प्रेशर कम हो, क्योंकि देखिए उसके सामने सामने लिखा हुआ है, और या जो है टेम्परेचर ज्यादा हो, या क्या हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। तो हम लोग कहते हैं कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि प्रेशर बहुत लो हो गैस का और टेम्परेचर हाई हो। लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता।